चलिए, हेलो गाइस। हम लोग बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन की तैयारी में इंग्लिश को पढ़ेंगे। इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आते हैं। अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। पहली बात तो ये है कि सिलेबस क्या होता है, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में हमें जानकारी देना है। और एक बात ये ध्यान में रखिए कि संभावित परीक्षा शायद मार्च में होगी। संभावित है कि मार्च में हो ही जाएगी, तो जो परीक्षा मार्च में होगी उसी को टारगेट करके हमें चलना है। इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन अब सिलेबस देख लीजिए कि इंग्लिश में कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, कभी 3 क्वेश्चन पूछे हैं, कभी 10 क्वेश्चन पूछे हैं। अब जो ट्रेंड आ गया है, इस ट्रेंड में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उन 10 क्वेश्चन को हमें देखना होगा, किस तरह का क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, उस पर हमें चर्चा करनी होगी। और एक बात ध्यान देना है कि किस किस टॉपिक को कवर करता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहले इसकी चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा होता है ना, पहला पॉइंट जो होता है वो हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे ज्यादा क्वेश्चन कवर होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा क्वेश्चन कवर होगा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब क्या हुआ? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतना से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इंटरजेक्शन को क्या करेंगे? इग्नोर करके चलेंगे, वहां से क्वेश्चन तो आएगा नहीं। नाउन से भी आना है, प्रोनाउन से भी आना है, एडजेक्टिव से भी आना है, एडवर्ब से भी आना है, वर्ब से भी आना है। हर एक चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुख्य पॉइंट जो होगा, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, वी आर रिक्वायर्ड टू नो। उसको जानना है कि ज्यादा क्वेश्चन हमारा इस पार्ट से रहेगा, वर्ब से रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन हमारा कहां से रहेगा? वर्ब से रहेगा। तो वर्ब के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे, कहां से, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। वर्ब हो गया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावे की चर्चा करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो लगभग सारा चैप्टर कवर हो जाता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स कवर नहीं होते हैं। जैसे सेकंड में आ गया हमारा वॉइस। वॉइस पार्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग है। वॉइस हो गया। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो जब हम वॉइस पढ़ेंगे ना, तो टेंस को पढ़ना हमारी मजबूरी हो जाएगी। टेंस पढ़ना हमारी क्या हो जाएगी? मजबूरी हो जाएगी। बिना टेंस का वॉइस नहीं होगा। हालांकि टेंस से क्वेश्चंस बहुत कम रहेंगे, 9 के बराबर रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से रहेंगे? वॉइस से रहेंगे। लेकिन टेंस पढ़ना हमारी क्या हो जाएगी? मजबूरी। पढ़ना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे वॉइस के बारे में कोई आइडिया हमारे पास नहीं होगा। ये बात क्लियर है। और सबसे अंतिम पॉइंट जो हमारा है वो है नरेशन। क्वेश्चन यहां से भी रहेगा, नरेशन से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके बिहार पुलिस का सिलेबस है। ये क्या हो गया? ग्रामर का सिलेबस है। इट इज ओनली ग्रामर सिलेबस। ये केवल ग्रामर का सिलेबस है। इसके अलावे क्या क्या आते हैं उसको हमें देखना है। इसके अलावे क्या क्या आएंगे उसको हमें देखना है। तो उसमें हम आते हैं क्या क्या आएंगे इसके अलावे। सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा। ये दो रहेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम। ये अवश्य रहेंगे हमारे पास। जब तक ये नहीं रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जाम पास कर जाएं। सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम कहने का मतलब सेम वर्ड। सिनोनिम कहने का मतलब सेम वर्ड। और एंटोनिम कहने का मतलब हो गया अपोजिट वर्ड। एंटोनिम कहने का मतलब हो गया अपोजिट वर्ड। ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, ये दो रहेगा। सीन, जैसे मान लो कोई वर्ड है, जैसे मैंने लिखा बिट्रे। बिट्रे यहां पे वर्ड है, तो ये क्वेश्चन में दे दिया, ऑप्शन में दे देगा सिनोनिम कर करके। डी ऑप्शन करके आ गया, ये ऑप्शन आ गया।
तो पहले तो यू आर रिक्वायर्ड टू नो, इसको जानना है कि बिट्रे का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें इस चीज को ना जानना है कि बिट्रे का मतलब होता क्या है। तो बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। तो धोखा देना इसमें से ड्यूप है। तो ये बात, इस बात की मैं चर्चा करूंगा कि कैसे एंटोनिम सिनोनिम के बारे में आप प्रेम से पढ़ पाएंगे। मेन काम तो वही है कि एंटोनिम सिनोनिम को हमें देखना है, उसको याद करने का तरीका मैं एक अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक अलग नायाब तरीका है जिससे आप किसी वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड, उस इस बात को मैं बताऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। अब आता है पॉइंट, एंटोनिम सिनोनिम हो गया। अब आएगा हमारे पास, अब हमारे पास आता है फ्रेजल वर्ब। चर्चा करेंगे हम लोग फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब भी रहता है, किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इस बात की चर्चा होगी। उसके बाद आएगा इडियम्स फ्रेज। ये आपके पॉइंट ऑफ सिलेबस हो गए। इस तरह के क्वेश्चन यहां यहां से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे करना है, ये करना है, ये तो मेरा काम है। मैं बताऊंगा कि किस पॉइंट को किस तरीके से कहां पे ले जाएंगे कि जाकर के आप एग्जाम को पास कर जाए। इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। इंग्लिश अगर आपका 10 नंबर हो गया ना, अगर 10 नंबर की अंग्रेजी आपके पास है और 10 नंबर अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट हो गया आपका। ये 10 में 10 आने वाली बात है, गलत होने वाली बात नहीं है। ये 10 में 10 आने वाली बात है और 10 को आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगा। तो अब मैं चर्चा करता हूं कि किस प्रकार से डिस्कशन होगा, किस प्रकार से क्लास होगा, इस बारे में मैं चर्चा करता हूं। आज आपको मैं एक, अभी तक जो बिहार पुलिस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं उसकी चर्चा मैं कर देता हूं। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको मैं डिस्कशन करा देता हूं। डिस्कशन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको 100% कहीं से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे पढ़ाने में। कहीं से किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप कह सकते हैं। बात क्लियर हुई? आप इस बात को समझिए। हाँ, तो अब आते हैं पॉइंट्स में कि अब हम डिस्कशन करा देते हैं उस टॉपिक्स का, उस क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन अभी तक के एग्जामिनेशंस में आए हैं। आपको मैं अभी डेमो क्लास दे रहा हूं। वीडियो को, वीडियो अगर पसंद आए, आपको क्लास पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप इसको क्लास को कीजिए और ऑफिस से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद हमसे बात कीजिए। इज इट क्लियर? आप इस पॉइंट को देखिएगा, मैं किस तरीके से आपके साथ लेकर चलता हूं। क्लियर नाउ? तो नाउ वी शुड कम टू द पॉइंट, डिस्कशन पे आते हैं। अब डिस्कशन पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 2010 का है। ये 2010 का क्वेश्चन है। ये हमारे पास 2010 का क्वेश्चन है। 2010 में पहला क्वेश्चन हमारा आया है। सी, यहां देखिएगा आप, व्हाट इज द करेक्ट अवस्ट्रक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट। कहता है कि पोलाइट का अवस्ट्रक्ट फॉर्म बताइए। पोलाइट का अवस्ट्रक्ट फॉर्म बताइए। आइए, तो पहला पॉइंट तो ये है, ये अवस्ट्रक्ट फॉर्म आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? अवस्ट्रक्ट फॉर्म की चर्चा कर रहा है। यानी कह रहा है कि अवस्ट्रक्ट नाउन, अवस्ट्रैक्ट नाउन चर्चा आपसे कर रहा है, अवस्ट्रक्ट नाउन। पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। ये पूछ रहा है आपसे अवस्ट्रक्ट नाउन, मींस पोलाइट का अवस्ट्रक्ट नाउन आपसे पूछ रहा है। आपसे पोलाइट का अवस्ट्रिक्ट नाउन पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है आपसे? अवस्ट्रिक्ट नाउन पूछ रहा है। तो आइए, अवस्ट्रिक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले मैं इस बात की चर्चा कर लूं। साधारणतः किसी कॉमन नाउन में, नाउन हमारा कॉमन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया जैसे ब्रदर हो गया, ब्रदर हो गया,
मदर हो गया, ये सब कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, फादर है, ये सब कॉमन नाउन की श्रेणी में हमारे पास आते हैं। तो इस किसी भी कॉमन नाउन में आप एच डबल ओ डी हुड को जोड़ दीजिएगा, एच डबल ओ डी हुड को आप जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा, अवस्ट्रिक्ट नाउन बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा अवस्ट्रिक्ट नाउन, जैसे ब्रदरहुड हमारा हो गया मदरहुड। ठीक, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि किसी कॉमन नाउन में एच डबल ओ डी हुड को जोड़ दिए तो क्या बन गया, अवस्ट्रिक्ट नाउन बन गया। कॉमन नाउन में एच डबल हुड को जोड़िए तो क्या बन गया, अवस्ट्रिक्ट नाउन। अब किसी एडजेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ दीजिएगा, किसी एडजेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ दीजिएगा। अगर किसी एडजेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव क्या हो जाता है, अवस्ट्रिक्ट नाउन की श्रेणी में आ जाता है। एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव लीजिए, काइंड प्लस नेस, आपका यहीं पे एडजेक्टिव है पोलाइट प्लस नेस, तो काइंडनेस। काइंडनेस, पोलाइटनेस। अब इस पॉइंट से आपका क्लियर हो गया कि इसमें इस अवस्थिक फॉर्म, पोलाइट का अवस्थिक फॉर्म क्या हो गया, पोलाइटनेस। पोलाइट का अवस्थिक फॉर्म क्या हो गया हमारा, पोलाइटनेस। इज इट क्लियर, इसमें कहीं से कोई परेशानी हुई, पोलाइट का अवस्थिक फॉर्म क्या हो गया, पोलाइटनेस। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट, इसमें किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि पोलाइट एक क्या है, पोलाइट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ देंगे, एडजेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ने से वो अवस्थिक नाउन का काम करता है। इज इट क्लियर, नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है, अगर है तो आप बोल सकते हैं, नहीं ना है तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कहता है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ हिज, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ हिज। हिज का प्लूरल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, हिज का प्लूरल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो हिज के प्लूरल फॉर्म में हम आते हैं, आपको चर्चा करते हैं यहां पे। आइए अब यहां पे आपसे चर्चा करते हैं कि हिज, अंततः हिज है क्या, हिज है क्या, इसकी चर्चा पहले करनी है। हिज हमारा है क्या, इसकी चर्चा करनी है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, तीन पॉइंट हमारे पास आया। पर्सनल प्रोनाउन होता है आई,
वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अभी पर्सनल प्रोनाउन को हम पजेसी प्रोनाउन में ले जाते हैं, तो पजेसी प्रोनाउन इसका हो जाता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट का कुछ नहीं होता है, देयर्स। यहां पे आ जाइए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये पॉइंट्स हमारे हो गए कि ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गए, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। अब चर्चा कर रहा है हिज का, तो हिज हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव है, दोनों में हिज होता है। पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है हिज, दोनों जगह हिज हमारा आता है। पजेसिव प्रोनाउन में भी आता है और पजेसिव एडजेक्टिव में भी हिज आता है। पजेसिव एडजेक्टिव में भी हिज आ गया, इज इट क्लियर। और ही, शी और इट, ये तीनों जो है, ही, शी और इट, ये सिंगुलर है। ही, शी और इट सिंगुलर है। इसका प्लूरल जब हम लेके चलेंगे, इसका प्लूरल जब लेके चलेंगे तो ये दे है, ये इसका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्मेशन हो गया। ही, शी, इट सिंगुलर फॉर्मेशन है, ये तीनों का प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो गया, दे हो गया। दे हैज बिकम द प्लूरल फॉर्मेशन। अच्छा, तो दे प्लूरल फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पे देखिए हिज है और हर है, ये क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्मेशन में आ गया है। इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या है, देयर्स है, ये सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली, बात समझ में आ रही है। प्लूरल हो गया। अब यहां पे भी ये तीनों क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल फॉर्मेशन हो गया। अब आइए हिज, अब इसमें से कौन फॉर्मेशन दिया हुआ है, देयर्स दिया हुआ है। इज इट क्लियर, आसानी से निकल गया। आपको मैंने जिस तरीके से आपको लेके चला, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, उसमें से हम इसको ऐसे कर लिए और यहां पे हम प्लूरल निकालिए, सिंगुलर हो गया वो प्लूरल हो गया। इज इट क्लियर, ये बात तो हमारा क्लियर हो गया है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन कीजिएगा, आप अपना जो कमेंट करना होगा वहां पे कमेंट कीजिएगा, जाइएगा चैनल पे, वहां पे कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं देख लूंगा और आंसर आपको दूंगा। क्लियर नाउ, नाउ वी शुड प्रोसीड। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये दो क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया, ये दो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में कहता है कि अब कैसे वो स्पेलिंग हुआ है, स्पेलिंग को करेक्ट करना है। तो हमारा कुछ स्पेलिंग्स दिया हुआ है, इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। सब में एल वाई लगा हुआ है, पहला बात तो सब में एल वाई लगा हुआ है, तो किसी साधारणतः
किसी एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा देंगे तो ये हमारा काम करेगा किसका? ये हमारा काम करेगा, ये हमारा काम करेगा एडवर्ब का। ये काम किसका किया? एडवर्ब का। किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिए तो वो काम किसका किया? एडवर्ब का काम किया। क्लियर नाउ? तो एडजेक्टिव में एडवर्ब एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है। तो ये सब है। पहले तो हमें स्पेलिंग देखना होगा, स्पेलिंग कौन सा सही है। तो स्पेलिंग हमारा ये वाला सही है, क्योंकि मेरे पास तो आइडिया है, हम जानते हैं कि इस तरह से स्पेलिंग होता है। तो आपको स्पेलिंग पर भी कमांड करना होगा। तो इमीडिएट हो गया, इमीडिएट प्लस एल वाई क्या हो गया? इमीडिएटली। इमीडिएट प्लस एल वाई इज इक्वल टू इमीडिएटली। तो इमीडिएटली कौन सा है? ये वाला सही है, कोई परेशानी इसमें नहीं। ये तो ग्रामर का पॉइंट है ही नहीं जो यहाँ पे मैं कोई चर्चा करूं। ये ग्रामर का तो कोई पॉइंट है नहीं। ये क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स है। वर्ड पर हमें कमांड होना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एंड वी विल गो थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लास जब शुरू होगी, जब मैं करूंगा, अभी तो आपको डेमो दे रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रवेश करते हैं। आइए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक को आपको देखना है। तो यहां है बैगेज 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 बैगेज, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो इसमें तो कोई चर्चा का सवाल ही नहीं है। बैग से बना है बैगेज, बैग से बना है बैगेज। बैग हमारा शब्द है, इससे बनाया गया है बैगेज। तो बैगेज अगर बनाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैगेज अगर बनाएंगे तो कॉन्सोनेंट आया है। पहला पॉइंट तो ये है, कॉन्सोनेंट आया है, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, अपने आप में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल जी हो गया, ए जी, बैगेज। कॉन्सोनेंट अपने आप में डबल हो जाता है जब सेंटेंस के किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट रहता है, और उसको हम क्या करते हैं? किसी भी फॉर्म में ले जाते हैं, चाहे डिग्री में भी ले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? वो डबल हो जाता है। तो यहां पे डबल कर दिया गया, अतः यह क्या हो गया? बैगेज। अतः यह क्या हो गया? बैगेज। बी ए डबल जी ए जी। बैग से बना, बैग से बना है बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान वगैरह जो लिए हुए हैं साथ में, उसको कहते हैं बैगेज। क्लियर? यहां तक तो मुझे लगता है कहीं से कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको 100% हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। इस तरह से क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। कहीं से कंफ्यूजन होगा तो यू कैन स्टॉप मी, आप रोक सकते हैं, आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तैयार हूं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। क्लियर? चलिए, अब ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब ये 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए। ये चारों क्वेश्चन जो है 2010 में आए थे, 2010 के परीक्षा में ये 4 क्वेश्चन आया था। अब मैं चर्चा करता हूं 5वें नंबर क्वेश्चन की। चर्चा मैं करता हूं 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन 2012 में आया था, 9/12/2012। ये 9/12/2012 में ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। आइए, अब ये क्या कह रहा है? अब इस सेंटेंस को आप देखिए कि ये क्या कह रहा है। अगेंस्ट ईच कीवर्ड आर गिवन 4 सजेस्टेड मीनिंग्स, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द की वर्ड। तो अपोजिट मीनिंग आपको चुनना है, अपोजिट मीनिंग चुनना है। जेट्री, अपोजिट चुनना है, ध्यान देखिए। और फ्रेज अपोजिट इन द मीनिंग टू द कीवर्ड। अपोजिट, विच इज अपोजिट, अपोजिट कौन है? तो एट फर्स्ट तो हमें ये जेट्री का मतलब पता होना चाहिए ना। सबसे पहले तो हमें जेट्री का मतलब पता होना चाहिए कि जेट्री का मतलब होता क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेट्री?
जेटरी का मतलब होता है चिढ़ जाना, तनाव में आ जाना, चिढ़ जाना, तनाव में आ जाना, परेशानी में आ जाना। जेटरी का मतलब होता है क्या? चिढ़ना। परेशान होना। जेटरी का मतलब हो गया परेशान होना। ये शब्द आया। चिढ़ना, चिड़चिड़ा होना, हम कह सकते हैं चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा होना, ये जेटरी का मतलब हो गया। ये जेटरी का मतलब हमारा हो गया परेशान होना, चिड़चिड़ा होना। ये शब्द हमारे पास आया है, हमारे पास ये शब्द यहाँ पे अभी पुट किया गया है। तो आइए बोल्ड। बोल्ड का मतलब अब देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड। अब हम देखते हैं बोल्ड का मतलब कि बोल्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब होता है, बोल्ड है जो कि क्या है, विश्वसनीय है, पूरा अपने आप में क्या है, कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है। तो ये बोल्ड है। और ये चिड़चिड़ा आ गया, तो इससे इसको मतलब है नहीं, परेशान होना। चलिए, शैकी। शैकी, हिलना डुलना। शैकी का मतलब होता है हिलना डुलना, थरथराना, हट जाना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है फिजूल खर्ची। प्रोफ्यूज का मतलब होता है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची प्रोफ्यूज का मतलब होता है। टेंस का मतलब होता है तनाव। टेंस का मतलब होता है तनाव। तो ये सारे शब्द हमारे पास आए हैं। ये सब शब्द हमारे पास आए हैं। तो जेटरी परेशान होना, तो परेशान होना का क्या हो जाएगा, परेशान नहीं है, बोल रही है, कॉन्फिडेंट रहिए। तो दैट इज बोल्ड इज द आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो गया, बोल्ड हो गया। पॉइंट क्लियर है। हम हर एक वर्ड का मीनिंग देख लिए। हर एक वर्ड के मीनिंग देखने के बाद हमें यह पता चला कि जेटरी का मतलब होता है परेशान होना। तो परेशान होना का उल्टा क्या हो जाएगा, परेशान नहीं होना, बोल्ड रहना, कोई परेशानी नहीं होना, हमारे शरीर में किसी तरह की परेशानी नहीं होना, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। इस बात को आप समझ गए होंगे, कहीं से कोई परेशानी की आवश्यकता यहां पे नहीं है। क्लियर ना? आइए, अब आइए अगले क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, फिर वही है। 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम क्या करना है, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। 6 नंबर क्वेश्चन में भी अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। जियोडिसस हमारा वर्ड है, जियोडिसस न्यायिक। न्यायिक वर्ड क्या है, न्यायिक। सही न्याय देने वाला, न्यायिक शब्द, सही शब्द हम कह सकते हैं विश्वसनीय। हम ये भी कह सकते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय भी कह सकते हैं, ये शब्द है। अब आइए दूसरा देखिए, एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब होता है लक्ष्यवान। एम्बिशस का मतलब हो गया लक्ष्यवान। क्लियर? हमारा अगला वर्ड है शोवर। शोवर का मतलब होता है शांत, शालीन, या शांत या शालीन। आइए, कॉन्फिडेंट विश्वसनीय। कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वसनीय। इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट विश्वसनीय, इम्प्रूडेंट अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। तो यही हो गया आंसर। जुडिशस का क्या हो गया, इम्प्रूडेंस। जुडिशस का क्या हो गया, इम्प्रूडेंट। कहीं से कोई परेशानी इसमें नहीं, क्योंकि यहां पे तो मीनिंग आना है। मीनिंग में तो कोई हेल्प करेगा नहीं। हाँ, याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, किस तरह से आप याद करेंगे, कैसे आप जाएंगे, इस बात में मैं चर्चा करूंगा। क्लियर ना? आइए, स्पष्ट। चल,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? कहाँ है? आगे क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए। ऊपर बढ़ाना होगा। हाँ, 6 7 निकालिए। हम्म, आगे ना हो तो 7 से 8 करना हो तो। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट द गिवन वर्ड। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहा जा रहा है, एक वर्ड के लिए अनेक शब्द। तो उसमें कहा गया फिजिकल। फिजिकल एक शब्द हमारे पास आया है। तो फिजिकल शब्द जो होता है, पहले ही फिजिकल शब्द है बीतीय। पहले ही फिजिकल शब्द हमारा क्या है? बीतीय। तो शब्द का नाम ही हो गया फिजिकल, ये बीतीय हो गया। तो बीतीय शब्द जो रिलेटेड होता है, बीतीय शब्द जबकि रिलेटेड होता है तो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, टैक्स रेवेन्यू से। वित्तीय शब्द टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया। अतः क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी हो गया। जैसी फिजिकल चर्चा हुई, तो फिजिकल हॉस्पिटैलिटी सब सर्विस के लिए नहीं है, समाज सेवा के लिए नहीं है, फिजिकल फिजिक्स के लिए नहीं है, ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है किसके लिए? टैक्स रेवेन्यू के लिए, टैक्स दर्शाने के लिए। मेन रूप से इसका प्रयोग कहां किया गया? टैक्स दर्शाने के लिए। इसलिए फिजिकल का मीनिंग हो गया टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सिनोनिम ढूंढ रहा है। सिनोनिम जैसे उसमें ढूंढा था उसी तरह सिनोनिम ढूंढ रहा है, समान सब। जियोपार्डी वर्ड हमारा पास है, कौन सा? जियोपार्डी। जियोपार्डी वर्ड हमारा पास है। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, खतरनाक। वर्ड आया क्या? खतरनाक। तो खतरनाक तो ऑलरेडी आपके पास है, डेंजर, है ना? रिस्क, जोखिम। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। रिस्क का मतलब क्या हुआ? जोखिम। गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या होता है? गैम्बल का मतलब क्या होता है? जुआ खेलना, रिस्क लेना। चैलेंज, चुनौती। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डेंजर। जेपार्डी का मतलब क्या हो गया? डेंजर। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। इन ईच सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक, चूज द वन वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन। 4 ऑप्शन में से चुनना है हमको, क्या होगा? पहले तो सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस कह क्या रहा है? कह रहा है फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, कैन कॉज इंज्यूरी। शारीरिक व्यायाम जो कहते हैं वो आपको क्या कर सकता है? घायल कर सकता है, इंजरी कर सकता है, परेशान कर सकता है, जोखिम दे सकता है, घायल कर सकता है। द पार्टिसिपेंट आर नॉट केयरफुल, अगर पार्टिसिपेंट केयरफुल नहीं है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या हो गया? कंडीशनल हो गया। तो जब बात कंडीशन को ही, कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा हुई, तो इफ का प्रयोग किया जाएगा। कहा कि ये इंजरी दे सकता है, घायल कर सकता है, कब? अगर हम केयरफुल नहीं है, सावधान नहीं है। तो इफ हो सकता है, या इनकेस रहे तो इनकेस हो सकता है।
या सपोजिंग हो सकता है ना। ये तीनों में से कोई यहां पे आ सकता है, कहीं पे यहां पे परेशानी नहीं है, तीनों में से कहीं किसी का प्रॉब्लम हम किसी को रख सकते हैं, इफ, इन केस या सपोजिंग। क्योंकि यह सेंटेंस हमारा कहता है कि कंडीशन है, अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज में हमें एक परेशानी आ सकती है कि इंजरी हो सकता है, तो देयर इज अ कंडीशन। तो वेन भी जब हम कंडीशन की चर्चा करते हैं तो कंडीशन की चर्चा करने के समय हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इफ रहे, इन केस रहे, सपोजिंग रहे। इफ रहे, इन केस रहे, सपोजिंग रहे। इफ, इन केस, सपोजिंग रहे तभी वो कंडीशन हो सकता है, अदरवाइज कंडीशन नहीं हो सकता है। इफ, इन केस, सपोजिंग रहेगा तभी वो कंडीशन होगा, नहीं तो वो कंडीशन नहीं होगा। तो इसलिए ये कंडीशनल सेंटेंस की श्रेणी में आ गया। आइए अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वही इसमें भी भरना है आपको। ही सीम्स अवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ओन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड। ही सीम्स, ऐसा लगता है कि उसे वह जो भी परेशानी इस संसार में हो रही है बाहर में, उससे वो अवगत नहीं है, उस परेशानी से वो अवगत नहीं है। अनअवेयर, पहला पॉइंट तो है हमारे पास अनअवेयर। तो अनअवेयर एक एडजेक्टिव है, अनअवेयर एक एडजेक्टिव है, क्लियर। तो जब अनअवेयर एक एडजेक्टिव है तो इससे पहले, एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो एडवर्ब आएगा। पहला पॉइंट तो ये है, एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो एडवर्ब आएगा। हालांकि ये सारा एडवर्ब है, सारा हमारा क्या है, एडवर्ब है, सभी एडवर्ब्स ही है, ये सभी एडवर्ब है। तो पूर्ण रूप से वह क्या है, सबका मतलब पूर्ण रूप से ही है, सबका मतलब पूर्ण रूप से ही है। लेकिन यहां पे सुटेबिलिटी क्या होगी कि सफरिंग है, तो पूर्ण रूप से वो इस बात से अनुभव, तो टोटली, टोटली, थॉरोली, जब हम थॉरोली का प्रयोग करते हैं, थॉरोली में कुल मिलाकर सारा, तो सारा चर्चा में नहीं, चर्चा के रूप में नहीं। जब हम चर्चा की बात करते हैं तो टोटली होगा, थॉरोली का प्रयोग चर्चा के अर्थ में नहीं होगा, किसी काम के अर्थ में होगा। किसी काम को थॉरोली किया जाता है, चर्चा टोटली की जाती है। परफेक्टली, तो परफेक्शन दिखाया जाता है कि सही सही ढंग से कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। यहां तो अनअवेयर है, तो परफेक्टली अनअवेयर कैसे हो गया। अनअवेयर ऑलरेडी नेगेटिव शब्द है, अनअवेयर नेगेटिव शब्द है, तो इसके साथ परफेक्टली पॉजिटिव शब्द तो नहीं आएगा, परफेक्टली नहीं आ सकता है। अच्छा, अक्यूटली, बहुत ज्यादा कमी के साथ, ये तो कमी वाली बात हो गई। तो हमारा बचा कौन, टोटली, टोटली अनअवेयर, टोटली अनअवेयर। 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। अब फिर आ गया, करेक्ट वर्ड आपको ढूंढना है यहां पे, कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो करेक्ट वर्ड है हमारा ह्यूमरस। तो ह्यूमरस को देखना है, तो ये तो पढ़ने की बात है। ह्यूमरस करेक्ट वर्ड यह है ना, ये गलत लग गया। ह्यूमरस करेक्ट वर्ड ह्यूमरस, तो एच यू, ह्यू, ह्यूमन होता है ना, HUMAN, ह्यूमन होता है ना। यहां कह रहा है ह्यूमरस, तो पहला तो ह्यूमन से ले लिया रस, तो ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या हो गया, ह्यूमरस। तो दिस इज द ऑप्शन। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद, क्लियर ना। यहां तक तो कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं ही होनी चाहिए। जहां तक कि मैं समझता हूं, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर कहीं से परेशानी होती है तो यू शुड गो टू कमेंट, और कमेंट में आप अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, तो नाउ वी शुड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पकड़ना है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो इमेंस,
मेंस, इमेंस, डबल एम हो जाएगा। इमेंस, इमेंस कह रहा है तो इमेंस कह रहा है तो डबल एल, इमेंस। हमारा ये हो गया विशाल, बड़ा, विशाल बड़ा, विशाल या बड़ा के सेंस में ये आया हमारा। इज इट क्लियर? पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई परेशानी इसमें नहीं है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन आता है। माला लुक्स प्रेटी, माला लुक्स प्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर, प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल, प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल, प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल। अब खोज रहा है एंटोनिम, क्या खोज रहा है? एंटोनिम। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? एंटोनिम क्या हो गया? तो अगली क्रूप, शाइन, चमकना, शाइन का मतलब चमकना, रफ, खराब, टफ, मुश्किल, टफ मुश्किल। तो नाउ अगली इज द सुटेबल आंसर फॉर इट, अगली इज द सुटेबल आंसर फॉर इट। क्लियर ना? ये तो वर्ड याद करने की बात है, आपको वर्ड याद करना होगा। अगर वर्ड याद करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू वर्ब। एप्लीकेशन है नाउन, एप्लीकेशन हमारा नाउन है, इसको हमें वर्ब में लाना है। एप्लीकेशन हमारा नाउन है, तो एप्लीकेशन बना कैसे होगा? एप्लीकेशन बना कैसे होगा इसको वर्ब में? तो अप्लाई, अप्लाई से बन गया एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का स्पेलिंग गलत है, ए डबल पी होगा एप्लीकेशन, क्वेश्चन में गलती है, एप्लीकेशन। तो अप्लाई वर्ब है, अप्लाई एक वर्ब है, इससे बन गया एप्लीकेशन, नाउन बन गया। एप्लीकेंट भी होता है, नाउन होता है एप्लीकेंट, जो परीक्षा दे रहा हो, एप्लीकेंट। अप्लायंस एप्लीकेबल है, एडजेक्टिव है, और अप्लाई इसका क्या है? वर्ब है। अप्लाई इसका क्या है? वर्ब है। ये भी नाउन है, जब हम नाउन वगैरह पढ़ाएंगे, ये भी नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। जब नाउन पढ़ेंगे तब वहां पे इसकी चर्चा हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता हमें नहीं करनी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन का हमें क्या करना है? एडजेक्टिव ढूंढना है, अफेक्शन का एडजेक्टिव ढूंढना है। तो अफेक्शन एक नाउन है, अफेक्शन एक नाउन है, तो जिस अफेक्शन में क्या कहते हैं, कोई नाउन है और टी आई ओ एन आया है, शन आया है, उसमें टी ई जोड़ करके हम उसको एडजेक्टिव को बनाते हैं। तो अफेक्शनेट, अगर हम ए टी ई जोड़ दिए तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। यू शुड रिकॉल द पॉइंट, किसी नाउन में ए टी जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। वो बात मैं पढ़ाऊंगा, जब चर्चा करूंगा तब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की चर्चा होगी, तो उस समय इस पर डिस्कस किया जाएगा। मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट, आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। कुड आई प्रोसीड? आगे बढ़ते हैं, आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए।
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जेरंड। पॉइंट है जेरंड, ये वर्ब में पढ़ना है। जेरंड की जैसे ही चर्चा किए, व्हेन वी टॉक अबाउट जेरंड, इसका मतलब होता है क्या? V4। इसका मतलब होता है क्या? V4। तो यहीं से क्लियर हो गया। जेरंड जैसे ही आप चर्चा किए, व्हेन वी टॉक अबाउट जेरंड, जब जेरंड का चर्चा किए, इसका मतलब ही होता है V4। तो V4 है तो ड्रिंकिंग हो गया, कहीं से परेशानी इसमें नहीं है। जेरंड जब कहा, हमारे पास क्या कहा? जेरंड कहा। तो जेरंड जैसे ही कहा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? V4। तो V4 हमारे पास आया। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। जेरंड कहा गया तो जेरंड का मतलब ही होता है V4। जेरंड का मतलब ही होता है V4। आई राइट इंफिनिटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट इंफिनिटिव, इन्फिनेटिव की चर्चा किए तो जनरली 2+V1। इन्फिनेटिव का मतलब 2+V1। 2+V1। तो 2+V1 कहां है? इट इज इजी टू प्लीज ऑल पीपल। सभी लोगों को खुश करना आसान है। इट इज इजी टू प्लीज ऑल पीपल। सभी लोगों को खुश करना आसान है। ये भी यहां पे है तो ये पैसिव है। ये एक्टिव होता है, यहां एक्टिव की आवश्यकता है, और इसको पैसिव में करेंगे तो 2B+V3। ये क्या हो गया? पैसिव फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पैसिव की आवश्यकता नहीं है, एक्टिव की आवश्यकता है। जेरंड का मतलब V4, इन्फिनेटिव का मतलब 2+V1। इन्फिनेटिव का मतलब 2+V1। करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन वही अभी था ऊपर में। अफेक्शन एक नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव बनाए हैं तो ATE लगा दिए हैं तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया है। ATE लगा दिए तो ये एडजेक्टिव हो गया है। और जो एडजेक्टिव बना, अफेक्शनेट, ये एडजेक्टिव हुआ और इसमें LY जोड़ दिए तो ये हो गया एडवर्ब। ये हो गया हमारा एडवर्ब। क्लियर? तो हो गया अफेक्शनेटली। क्या हो गया? अफेक्शनेटली एडवर्ब हो गया। मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट। क्लियर रूप से ये पॉइंट आपके पास आया है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रेफिक्स आउट ऑफ प्रेफिक्स गिवन बिलो अबिलिटी। अब ये वर्ड जो हमारा कह रहा है, a new word from following word by using an appropriate prefix. Prefix means बाद में, सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। तो इन बिलो एबिलिटी कह रहा है, बिलो एबिलिटी होना चाहिए, विथ एबिलिटी, विदाउट एबिलिटी। अब ये आपको क्वेश्चन यहां पे इस पॉइंट से कह रहा है। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, प्रेफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी, ये मीनिंग यहां पे आनी चाहिए, ये मीनिंग यहां पे आनी चाहिए। एबिलिटी के साथ जोड़ते हैं इसको, एबिलिटी के साथ, एबिलिटी में जोड़ देना है हमको इस प्रीफिक्स को। एबिलिटी में इस प्रीफिक्स को जोड़ देना है। क्या होता है? इनएबिलिटी योग्यता, अनएबिलिटी अनेबल, अनएबिलिटी। माल एबिलिटी होगा नहीं, विथ एबिलिटी होगा नहीं, माल एबिलिटी होगा नहीं, विथ एबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स भी योग्यता होता है। यह कहता है बिलो एबिलिटी, एबिलिटी नहीं होना चाहिए, एबिलिटी कम होना चाहिए था, अनएबिलिटी, अनएबिलिटी।
क्या हो जाएगा? अनएबिलिटी। अनएबिलिटी। अगर आप इनएबिलिटी करते हैं, इनएबिलिटी कहते हैं, तो इनएबिलिटी और एबिलिटी दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है। इनएबिलिटी और एबिलिटी दोनों एक ही चीज है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? अनएबिलिटी। क्लियर? यहां तक पॉइंट हमारा क्लियर है? मैंने पॉइंट बताया कि एबिलिटी है, एबिलिटी में क्या जोड़ देना है? किसी प्रेफिक्स को जोड़ देना है। और मीनिंग क्या होना चाहिए? गिवन बिलो एबिलिटी, आउट ऑफ प्रीफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी। तो एबिलिटी में जोड़ देना है। तो नहीं, यहां पे क्वेश्चन एबिलिटी में जोड़ देना है, तो अनएबिलिटी हो गया, इनएबिलिटी हो गया, ये दोनों हो सकता है। तो यहां करता है एबिलिटी में अनएबिलिटी भी जोड़ता है, अनएबिलिटी भी जोड़ते हैं। अनेबल से अनएबिलिटी बना है, इनएबिलिटी। तो अनेबल है, वर्ड क्या है? एबल। एबल से अनेबल बनता है, एबल से अनेबल बनता है। एबल का मतलब होता है योग्य, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य। और सुटेबल वर्ड आपको बनाना है, तो इनएबिलिटी। अनएबिलिटी नहीं होता है, अनएबिलिटी नहीं होता है, थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन था। इनएबिलिटी नहीं होता है, तो हम बनाएंगे क्या? इनएबिलिटी। आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट, आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट। मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। अनएबिलिटी वर्ड नहीं है, अनएबिलिटी कोई वर्ड नहीं, अनेबल है, एबल है, इनएबिलिटी है। तो जो इनएबिलिटी मीन्स योग्यता, इनएबिलिटी का मतलब होता है योग्य होना, योग्यता, इसका मतलब भी वही। मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो कह रहा है, जनरल बात कह रहा है, किसी को अपने वादा को निभाना चाहिए, तो वादा निभाया जाना चाहिए। अब ये पैसिव में होगा तो वादा निभाया जाना चाहिए, तो लेट द प्रॉमिस बी केप्ट, लेट द प्रॉमिस बी केप्ट, ये भी हो सकता है। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिसेस वेयर टू बी केप्ट, प्रॉमिस शैल बी केप्ट, ये बात है। तो लेट द प्रॉमिस बी केप्ट, वादा निभाना चाहिए। जब हम पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी, या प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वादा निभाया जाना चाहिए। तो यहां पे शुड ऑलरेडी दे दिया है और वन की चर्चा की है, किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वादा निभाया जाना चाहिए, द प्रॉमिस शुड बी केप्ट। वन की चर्चा करेंगे नहीं, वन से हमें कोई मतलब नहीं है। वन शुड कीप प्रॉमिस, द प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वादा निभाया जाए, वादा निभाया जाए। इज इट क्लियर? कोई परेशानी नहीं यहां पे। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइंग फ्रेज फ्रॉम द गिवन वर्ड बिलो। ओवर हेड एंड ईयर, इसका मतलब है ध्यान से किसी की बात को सुनना, इसका मतलब होता है ध्यान से किसी को बात को सुनना। तो ध्यान से किसी को बात को सुनना, तो कह रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड ईयर इन द लव विथ हर। तो ध्यान से सुनना, प्रेम से सुनना, पूरा ध्यान से सुन लेना किसी के बात को। तो कैसे सुनना? सेक्रेटली, चुपके से किसी की बात को सुन लेना, कान लगा के सुन लेना में सेक्रेट रूप से जाना और कहीं से ताका झांकी करके किसी की बात को सुन लेना। इज इट क्लियर?
पहले इसका तो मीनिंग याद करना होगा, ऐसे कुछ होना है नहीं, मीनिंग आना होगा। तो इसके लिए क्लास होगी कि मीनिंग कैसे याद करें, उसका तरीका होगा। तो ओवर एंड ईयर, इसी पर ध्यान। ओवर एंड ईयर से रिलेटेड है और हेड से रिलेटेड है, तो कहीं कान लगा के किसी की बात को सुन लिए तो चुपके से किसी की बात को हम सुन लिए, दैट इज कॉल्ड ओवर एंड ईयर्स। इज इट क्लियर? बात क्लियर हो गया? चलो, अगला क्वेश्चन हमारा आया यहां पे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ही सेड, देखिए क्या कहा, शी सेड, पॉइंट कहा, उड़ रहा। अब यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दे दिया है, इसने यहां पे कॉमा कर दिया, लेकिन यहीं पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्टूड फर्स्ट, आई, जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। शी सेड, यहां पे हुर्रा आया है। हुर्रा का मतलब होता है खुशी है, ज्वाय है। हुर्रा का मतलब क्या है? खुशी है, ज्वाय है। तो पहला तो पॉइंट हो गया एक्सक्लैम विथ ज्वाय, तो जो कि सब में आया। शी एक्सक्लैम विथ ज्वाय सब में आया। अब दैट जोड़ दिए, ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये कहां चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट अगर बदला, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल के किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर ना? प्रेजेंट परफेक्ट बदल के पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट हमारा यहां यहां भी है, लेकिन यहां आई कर दिया है, इसलिए यहां नहीं होगा, क्योंकि आई बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा शी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। क्लियर है? कहीं से यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है? यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ, कहीं से कोई परेशानी नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे, इस तरह से आपके क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। डिस्कशन में हर एक पॉइंट की चर्चा होगी। जहां कहीं से किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना कमेंट देंगे, और कहीं से परेशानी होगी तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। डेमो क्लास है, डेमो क्लास आपका चल रहा है। आपको अगर डेमो क्लास पसंद आए, अच्छा लग रहा है, तो आप यू शुड कंसल्ट द ऑफिस, ऑफिस से कंसल्ट कीजिए और बात कीजिए। अभी डेमो में मैंने 22 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अगले क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया जाएगा। डेमो क्लास चल रहा है, और डेमो के बाद आप ऑफिस से बात करेंगे। ऑफिस से बात करने के बाद जो आपको बात करनी है, अगर क्लास अच्छा लगा, किस तरह का क्लास लगा, क्या लगा, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया, नहीं आया, कैसे मैं लेके चल रहा हूं, अभी तो ये पॉइंट लेके आया, इसकी चर्चा तो हुई नहीं है, मैं इस पर डिस्कशन कर दिया है। इज इट क्लियर? तो ये बात सही है। ये आज के लिए इतना ही है। नाउ वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।